वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले है बिगनिंग ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सेकंड है रोहिला वॉर, थर्ड है फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्थ है वेल्लोर म्यूटिनी। अब इसमें से बताएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा करके। सबसे पहले देखेंगे सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1798 में। ठीक है, रोहिला युद्ध ये कब हुआ, तो रोहिला युद्ध हुआ 1774 में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 और वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, 1806 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को तैयार रखिए, इनकी डेट आपको नहीं भूलनी है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ राइट आंसर होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां थीं, 771, 772, 774 या 776। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 774 जनजातियां थीं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी। ठीक है, सेंसस जो अभी पिछला है वही तैयार करना, अभी नया नहीं आया, तब तक आपको 2011 की ही जनगणना तैयार रखनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उनसे रिलेटेड कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, ब्रिटिश जनरल दिए गए हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बनारस में कौन था, तो दिल्ली में था लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर में कौन था, सर कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ से कौन था, जेम्स आउटरम था, और बनारस में कौन था, ये हो जाएगा कर्नल जेम्स नील। राइट आंसर होगा 2413, ऑप्शन बी में दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो बताना हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ किस स्टेट में देखी गई है। ठीक है, किस स्टेट के रूरल एरिया में देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर बिहार। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मेघालय में। फिफ्थ क्वेश्चन है सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह और खिज्र खां। कुछ पता हो ना पता हो, सबसे पहले ये तो पता होगा कि लास्ट कौन था या सबसे पहला कौन था। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना था, 1414 टू 1451। ठीक है, सबसे पहले खिज्र खां आता है, 1414 से 1421 तक रहता है। इसके बाद मुबारक शाह आता है जो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहता है। थर्ड आता है मोहम्मद शाह, 1434 से 1443। फिर लास्ट रहता है आलम शाह जो कि 1443 से 1451 तक रहता है। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लेंगे जिनको नहीं तैयार है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराए हुए हैं, ये टॉपिक कराए हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। आप लोग बोलेंगे तो हर क्वेश्चन में नोट भी कर दूंगी। तो सबसे पहले खिज्र खां आएगा, 4 हमें 2 ऑप्शन में दिया था, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो आलम शाह, 4 और लास्ट में थर्ड किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, श्रावस्ती, रामपुर, बदायूं या फिर बलरामपुर। इसका सही उत्तर होगा, सबसे कम जो साक्षरता दर है यूपी में वो श्रावस्ती में है, 46.7% है। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, फिर बदायूं और रामपुर है। याद रखेंगे। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था। आफ्टर द ग्वालियर कॉन्क्वेस्ट, इल्तुतमिश वॉज मेड द फर्स्ट इक्तादार ऑफ विच इक्ता, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्ता ऑफ दिल्ली सल्तनत। सहारनपुर, आगरा, शाहजहांपुर और बदायूं में से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं का। 8वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान हो जाएगा लखनऊ का, तीसरा। सबसे पहले नंबर पर गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है
लखनऊ है तीसरे नंबर पर, भदोही है और संत रविदास नगर है। भदोही और संत रविदास नगर का सेम है। फिर कानपुर नगर है। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर देंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेकंड है, 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। थर्ड है, तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया था। तो सबसे पहले समझिए, तंबाकू के पौधे को पहली बार 7वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। ठीक है। और 1617 में आपको पता होना चाहिए इस समय शासन किसका था, जहांगीर का था। तो जहांगीर ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला कथन शाहजहां की वजह से गलत हो जाएगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 10वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत उन प्रांतों में नहीं था? मद्रास, असम, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। तो देखिए 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इसमें 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, डायरकी शुरू की गई थी। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से थे? तो बिहार था, बंगाल था, असम था, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था। फिर से देख लीजिए, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत 6 हो गए। तो यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था थी, विधान परिषद और विधानसभा द्विसदन हो गए, इनको लागू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। इसमें उड़ीसा नहीं था, मद्रास था, असम था, बंगाल था, बम्बई था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, ये सारे थे। 11th क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। पुराण है और उनका साइट ऑफ कॉम्पोजिशन दिया गया, कहाँ पर उनका रचना स्थल रहा है, उनसे मैच करेंगे। ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण और गरुड़ पुराण। ठीक है। तो ब्रह्म पुराण इसको मैच करेंगे गोदावरी और उत्कल प्रदेश से। अग्नि पुराण का जो रचना स्थल है वो बंगाल है। वामन पुराण का है कुरुक्षेत्र मंडल और गरुड़ पुराण ये मिथिला। सही उत्तर इसका होगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी। ठीक है। आपको पता होना चाहिए नई ISFR रिपोर्ट आ गई है। ठीक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई है, यूपी की भी आपको तैयार करनी है और पूरे इंडिया की भी तैयार रखनी है। तो ये 18वीं है, 2023 की रिपोर्ट है। अब इससे संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में कुल वन आवरण कितना है? तो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो पहले आपको पता होना चाहिए यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर। एरिया को किलोमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये पूरा कितना है? 6.24% है, दिया गया है। थर्ड है, वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में यूपी के कुल वनावरण में 118.43 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए तीनों आपको तैयार रखने होंगे। ओके। तो सबसे पहले कुल वनावरण, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? ये दिया गया 15,045.80 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा? ये दिया गया है और इसका कितना परसेंट है? 6.24% है। फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है और यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है फॉरेस्ट कवर में? तो 118.43 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। 13th क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित की थी? विच एक्ट हैड वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, और इसी अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसमें नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई थी। 14th क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन है, एक कथन है, दूसरा कारण है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या कहता है? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। इसका कारण है क्योंकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इन सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
देखिए क्या सही होगा। तो जो 1919 का सुधार था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको लागू किया गया था, कथन सही है। तो कारण क्या है? इसका वास्तविक उद्देश्य था कि सरकार की द्विसदनी प्रणाली को ना लागू किया जाए, ना कि लोगों को राहत प्रदान करना। सुशासन की मांग करने वाले राष्ट्रवादियों को इन सुधारों से बहुत निराशा हुई थी। तो यहाँ पर ये जो कारण है इसका ये गलत दिया गया है। यहाँ पर संसदीय शासन लागू करने का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सही है, किंतु कारण इसका गलत है। 15th क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है क्रॉप को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से। ठीक है, दोनों लिस्ट देखिए, बादाम है, सुपारी है, बाजरा है और बैंगन में मैच करेंगे। बादाम में कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। सुपारी में कर्नाटक है, बाजरा में राजस्थान है और बैंगन में वेस्ट बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। 16th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनका स्थान दिया गया है। कजली मेला, महोबा, कालिंजर मेला बांदा, रामनवमी मेला आगरा और तरकुलहा मेला शामली में। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तरकुलहा मेला लगता है गोरखपुर में, बाकी कजली महोबा में, कलिंजर बांदा में, रामनवमी आगरा में। 17th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो एक जगह दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं। पहला है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सेकंड है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और फोर्थ है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये सामने दिए गए हैं, तो कोई एक भी तैयार है? तो मैं मानती हूँ आपको इसमें से 2 तैयार होंगे, एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया। बी का 4 एक ही ऑप्शन में, लीजिए उत्तर मिल गया। ठीक है, जरूरी नहीं होता कभी कभी आपको सारे ऑप्शन पता हो। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। राइट आंसर 2413 है। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए क्वेश्चन से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगी। मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप लोग जिसमें भी कंफ्यूजन है और क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें, जिससे मुझे पता रहे आप किस क्वेश्चन में क्या डाउट है वो पूछ रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट में इन सारे क्वेश्चन में पूरा पेपर फिर देखना और फिर समझ नहीं आता कहाँ से आप पूछ रहे हो। तो एक बार जो भी डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा और वीडियो में आगे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साबरमती आश्रम की स्थापना और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था और पहले दिन ही क्या होता है, इनकी मृत्यु होती 1 अगस्त 1920 को। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता है 13 अप्रैल 1919। साबरमती आश्रम की स्थापना पहले ही हो गई थी 1916 में और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 23 दिसंबर 1926। 23 दिसंबर 1926। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। 3214 दिया गया ऑप्शन सी में। 19वां प्रश्न देखिए, वातावरण में किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है CO2 को जो भी ऑब्जॉर्व करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कार्बन सिंक। हमारे प्लांट सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं। ऐसे जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी आप देखेंगे वो भी कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? 60 से 70%, 70 से 80%, 80 से 90% या 90 से 95%? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में 80 to 90% मीथेन होती है। ठीक है, 80 to 90, ऑप्शन सी करेक्ट है। 21st क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या फिर लाला लाजपत राय ने? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है? सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज या फिर एल्यूमिनियम? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है, उसके बाद है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, अरेंज करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। 23rd क्वेश्चन है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर ऑफ जनरली अबव हाउ मैनी मेगावाट्स? तो जो वृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये कितनी मेगावाट से अधिक होती हैं? 20, 25, 50 या 75? तो जो भी 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाएं होंगी ना, वो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आएंगी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 24th क्वेश्चन देखिए, अर्का मृदुला निम्नलिखित में से किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है? आम की, अमरूद की, पपीता या सेब की? तो अरुका मृदुला जो है ये फेमस वेराइटी है ग्वावा की, ऑप्शन बी करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है? कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आपने देखा था यूपीपीसीएस के पेपर में भी ऐसे प्रश्न आए थे, तो एक दो प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट, सीआरटी कैथोड रे टर्मिनल, सी है एसएटीए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथोड रे ट्यूब होता है, ना कि कैथोड रे टर्मिनल। बाकी सारे करेक्ट हैं। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ओसीएल की मनोरंजन और इवेंट टिकटिंग शाखा पेटीएम इनसाइडर का 2048.4 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एक्वायर्ड पेटीएम इनसाइडर, द एंटरटेनमेंट एंड इवेंट टिकटिंग आर्म ऑफ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ओसीएल फॉर 2048.4 करोड़ टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस? कभी कभी इंग्लिश में सही हो जाता है, समझ में आता क्वेश्चन क्या पूछा है। स्विगी, उबर ईट्स, जोमेटो या फिर फूड पांडा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जोमेटो। जोमेटो राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए, एक कथन है, दूसरा कारण है। 1867 में एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कारण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रानाडे एक मंच स्थापित करना चाहते थे। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। तो 1870 में एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ना कि 1867 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस सभा ने राजनीतिक चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया था। इन मांगों में से एक ये भी था कि संसद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर इसने सार्वजनिक रूप से जो 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें भी अपना विरोध व्यक्त किया था, बताया था। और यह सभा कृषि विवादों को निपटाने में भी शामिल था। तो ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु एक मंच स्थापित करना चाहते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ये गलत है किंतु आर सही है। 28 क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प करेक्टली मैच्ड नहीं है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ में है, और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? झांसी में है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? लखनऊ में है। बाकी सारे करेक्ट हैं। 29th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने भू राजस्व की दर 50% ही रखी थी? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन? तो देखिए, इसमें से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने कितनी रखी थी भू राजस्व की दर? 50% रखी थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखिए, इसमें क्या था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन दोनों ने खुम्स कर में से 80% लिया था, तो 4/5 था, और दोनों ने गृहकर और चारागाहों पर भी कर वसूला था। भू राजस्व की दर कितनी रखी थी? 50% रखी थी। 30वां प्रश्न देखिए, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल में से बताना है।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। तो 1605 में डचों ने अपने सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था वो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में किया था। 31 क्वेश्चन क्या? लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? फुलकारी, शामिलामी, कारचोबी या फिर कसूती? सही उत्तर क्या होगा? फुलकारी देखिए पंजाब का है, शामिलामी मणिपुर में और कारचोबी राजस्थान, कसूती कहाँ का? कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हुआ? हमसे पूछा गया उत्तर पूर्वी राज्य, तो शामिलामी कहाँ है? मणिपुर का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन देखिए, सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। सेकंड है यह अभिलेख यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए ये जो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है ये सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख जिसे हम इस नाम से जानते हैं मौर्य अभिलेख है। यहाँ पर गुप्त काल गलत दिया गया है, अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसमें जो हमसे पूछा गया है कौन सा सत्य है वो केवल दूसरा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, अपिको शब्द चिपको का पर्यायवाची या किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल या फिर उड़िया? तो अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू किया गया था कर्नाटक में। चिपको आंदोलन जैसा था ठीक उसी की तर्ज पे शुरू किया गया था और ये कन्नड़ भाषा में चिपको का पर्याय है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देखिए, 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सेकेंड किसानों को उनके लिए गए कर्ज से मुक्ति दिलाना था, देश की हर एक लड़की को शिक्षित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपन्न योजना इससे रिलेटेड नहीं, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो 29 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे जो पीएम हैं उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। पेंशन और लेखा और प्रबंधन के लिए प्रणाली शुरू की गई जिसे हम संपन्न योजना बोलते हैं। ये पेंशन से रिलेटेड है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दूरसंचार विभाग के पेंशन धारक हैं इनको पेंशन के समयबद्ध वितरण में मदद करना। ठीक है, और इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे गलत हैं। 35 क्वेश्चन देखिए, बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थी? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60%। तो देखिए जो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था तो यहाँ पर 60% जो वस्तुएं थी वो आयात में लगभग बंगाल की थी। ठीक है, तो एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत थी? याद रखेंगे 60%। 36 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को यूपी के किस राज्य से शुरू की गई? बलिया, मऊ, महोबा और देवरिया? तो देखिए 2016 में योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत क्या होता है, बीपीएल जो परिवार हैं उनको प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये योजना है शुरू कहाँ की गई? बलिया जिले से शुरू की गई थी 1 मई 2016 को। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। 37 क्वेश्चन देखिए, सासाकावा पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सासाकावा पुरस्कार है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण से। जो भी इसमें व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय योगदान देता है उसको संस्था द्वारा पुरस्कार मिलता है। 1994 में MS स्वामीनाथन को दिया गया था इसे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। दिया किसके द्वारा जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दाना, तो UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, इनके द्वारा दिया जाता है। 38 क्वेश्चन देखिए, 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 5 घंटे में भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की? देखिए मेरे पास कमेंट आया था, वो मुझे अभी याद आया तो मैं उसका आंसर करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स बोले मैम 2 घंटे का सिर्फ पेपर रखिए, 2 घंटे में वीडियो कंप्लीट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको 2 घंटे में ही लगाना है,
लेकिन जब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ तो वो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। जिन भी क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा किया वो देखेंगे आप, हर क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे लगता है मुझे इनके बारे में बताना चाहिए, तो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन पेपर आप अगर क्वेश्चन पॉज करके अगर कर रहे होंगे तो 2 घंटे का ही समय लगता है, पर ऑप्शन भी तो बताना ज़रूरी है। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा कि और क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे। अगर मैं बहुत कम कर दूँगी तो फिर समय सिर्फ देखिए या तो फिर आप क्वेश्चन देखिए कि कितना आप समझ पा रहे हैं। बस यही मॉक टेस्ट और वीडियो क्लास में डिफरेंस है कि वीडियो में आपको कभी टाइम कम कभी ज़्यादा भी मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपको एक समय आप अपना लगा लेते हैं, टाइमर लगा करके आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर मेरा क्या बनता है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसका आंसर भी तो बताऊँगी, तो उतना समय लग जाता है। तो थोड़ा-सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करिए तो फिर मैं बस आंसर बता करके आगे बढ़ जाऊँगी। जैसा भी आप लोग कमेंट करके बताएँगे मैं वैसे ही क्लास अपलोड करती हूँ, जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग के लिए कंफर्टेबल हो। तो 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को ₹5 में भरपूर जो भरपेट भोजन होता है वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी राज्यों के सभी मतलब राज्यों के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो कोई एक ऐसा राज्य है जो अपने सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोला है। इसमें ₹5 में श्रमिकों को भरपेट भोजन मिलेगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी या फिर एमपी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया था? मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खान या फिर अलीवर्दी खां? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरफराज खां। तो 1700 में मुर्शीद कुली खां क्या बनता है? बंगाल का दीवान बन जाता है और 1727 में इसकी फिर मृत्यु होती है। अब इसके बाद कौन आता है? इसका दामाद आता है सुजाउद्दीन, जो 1739 तक शासन करता है। अब उसके बाद 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए सरफराज खान आता है। मुर्शीद कुली खां का एक बेटा होता है, 1739 से 1740 केवल 1 साल के लिए रहता है। फिर अलीवर्दी खां क्या करता है? इसकी हत्या करवा देता है। तो 1756 तक अलीवर्दी खां शासन करता है। फिर से एक बार, और हाँ क्रोनोलॉजी में लगाने को है तो भी याद रखिएगा। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन आता है, उसके बाद आता है उसका पुत्र सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां। याद रहेगा? समय मैंने सबका बता दिया है। अगर आपको फिर से वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिएगा अगर यह नहीं याद है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 40वां प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी इज अ प्रोसीजर दैट यूज्ड शॉक वेव्स टू ब्रेक अप स्टोन्स दैट हैव फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? स्टमक, लिवर, किडनी, नन ऑफ दिस। आपसे प्रश्न पूछा गया है, लिथोट्रिप्सी एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए से पथरी को तोड़ा जाता है। शॉक वेव दी जाती है जिससे पथरी टूट जाती है और उसे निकालने का काम करते हैं। अब ये प्रक्रिया कहाँ होती है? बताना है, पेट में, यकृत में, वृक्क में, कहाँ होती है? तो ये किया जाता है जो भी जो किडनी में स्टोन्स हो जाती है ना, उनको शॉक वेव्स के जरिए से क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये स्टोन्स ब्रेक होकर के बाहर निकल जाती हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी किडनी में। 41st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी? चार्ल्स डार्विन ने, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं थे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी, डॉक्टर रामदेव मिश्रा इससे रिलेटेड हैं। कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। इन्होंने 1956 में इसकी स्थापना की थी। इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो कौन है? इनका नाम फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। 42nd क्वेश्चन देखिए, अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट है, प्लासी की लड़ाई से पहले फेब 1757 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन ने किया था। देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन है, मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु इनमें से बताना है कौन सी है, तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे बोलेंगे? कौन से एलॉय को बोलेंगे? तो यहाँ पर सोडियम, एंटीमनी और मरकरी, कॉपर में से बताना है। अमलगम क्या होता है? ये एक तरह का एलॉय है और इसमें एक मेटल कौन सा होता है? मरकरी होता है, पारा होता है, ऑप्शन डी। यहाँ पर ये ऑप्शन सी है ना कि डी है। ठीक है, सी करेक्ट होगा, मरकरी। 44th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है, उच्च मूल्य के लेन देन को समर्थन देने के लिए यूपीआई 123 पे की
प्रति लेन देन सीमा ₹5,000 से बढ़ा करके अब 10,000 कर दी गई है। सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 से 4 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई दारुसलाम और 4 से 5 सितंबर 2024 तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की है। थर्ड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5 के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोई एक कथन गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा कथन क्यों गलत है? तो देखिए, 11 सितंबर 2024 को ग्रामीण विकास विभाग के जो वित्त वर्ष है 2024-25 के लिए, और यहाँ से 2028-29 तक टारगेट देख लीजिएगा कब से कब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन ये PMGSY 4 है, ना कि 5th है। ठीक है, 4th है। 45th क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा 1861 के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए जो एज थी वो 23 थी। सेकेंड है, वर्ष 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु घटाकर 22 वर्ष कर दी गई। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले क्या था, 23 ईयर थी, फिर 22 वर्ष किया गया। और आपको पता होना चाहिए 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाई थी, और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 46 क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है संसद के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी संसद के विशेष बहुमत से, ऑप्शन सी संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो देखिए, GST के संबंधित प्रावधान पूछे गए हैं, इसमें कैसे इसको संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि संसद का विशेष बहुमत हो और राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और इसके साथ स्टेट्स का कंसेंट भी होना चाहिए। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल में है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकेंड है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर यूपी में। 48 क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है बलिया, और ऑप्शन डी है बहराइच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिया में। तो ये खुद को गांधीवादी कहते थे चित्तू पांडे। अगस्त 1942 में इन्होंने संयुक्त प्रांत में बलिया नामक स्थान है, यहाँ पर सभी 10 पुलिस स्टेशनों पर उन्होंने कब्जा किया और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। 49th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक लिस्ट में ऑथर्स हैं, दूसरी उनकी फेमस बुक्स हैं। धनपाल, सर्वसेन, मयूर और पतंजलि की बतानी है। फेमस बुक्स में सूर्य शतक है, तिलक मंजरी है, महानंद है और हरि विजय है। धनपाल की देखिए तिलक मंजरी है, सर्वसेन की हरि विजय है, मयूर की सूर्य शतक है और पतंजलि की हो जाएगी महानंद। ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बी, 2413। 50वां प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया था। सेकंड है, अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक के हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। दोनों में से कौन से कथन करेक्ट होंगे? ऑप्शन देख करके बताएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 51st क्वेश्चन है, किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदला गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976 या फिर ऑप्शन डी 1978। तो 1976 में ये अधिनियम आया था,
55 को व्यापक रूप से इसमें संशोधित किया गया, इसका नाम बदला गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। जो इसके दंडात्मक प्रावधान है, ठीक है, उनको और अधिक कठोर बना दिया जाए। इसलिए इसमें देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। 52nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जाता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सिंगारवेलु चेट्टियार हैं, कोंडा वेंकटप्पाया हैं, ए कालेश्वर राय हैं, टी प्रकाशम हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, इसमें सिंगारवेलु चेट्टियार नहीं थे। कोंडा वेंकटप्पाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन में आपको ये जरूर याद रखना है किस क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता रहे थे। 53rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो राज्य हैं, तो देखते हैं किसे कौन सा जीआई टैग मिला है। पिछवाई पेंटिंग्स राजस्थान का है, करेक्ट हो जाएगा। तेलिया रुमाल है, ये कहाँ का है, तेलंगाना का है। तांगलिया शाल है, ये गुजरात का है, ना कि कर्नाटक का, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक है, उड़ीसा का है, याद रखिएगा। तो तंगालिया शाल कहाँ का है, ये गुजरात का है। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है 921 मीट्रिक टन है, ठीक है। एमपी में कार्बन स्टॉक है 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ में 605 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र में 365 मीट्रिक टन। यहाँ पर देखिए कौन सा सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है, 608 मीट्रिक टन। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का कितना है, 505 मीट्रिक टन, ठीक है, 505 ना कि 605। महाराष्ट्र में 465 मीट्रिक टन है और अरुणाचल प्रदेश में 1021 मीट्रिक टन है, ठीक है। कार्बन स्टॉक से इस बार प्रश्न बन सकता है, इसलिए तैयार रखिए। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मसाहत क्या होती थी, तो पैमाइश के आधार पर भू राजस्व के बंदोबस्त को क्या बोलते थे, मसाहत। अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, सिकंदर लोदी हैं, इन सभी ने इस पद्धति को अपनाया था। 56th क्वेश्चन देखिए, फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया था। माउंटबेटन, वेवेल, लिनलिथिगो, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी वायसराय, इन 3 सदस्यों के साथ कोई भी वायसराय नहीं भेजा गया था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो फरवरी 1946 में क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की गई थी। अब इस ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य में देख लीजिए कौन कौन थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत के राज्य सचिव थे। स्टफर्ड क्रिप्स थे, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और अलेक्जेंडर थे, ये नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड या फिर नौसेना मंत्री थे। इनके साथ और कोई वायसराय नहीं आया था, ठीक है। 57th क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें बताना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं। कार्बन कैप्चरिंग, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या किया जाता है, तो जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पेड़ पौधों के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। और ये कार्बन, ये जो कैप्चर किया जाता है, ये ग्रीन कार्बन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 58th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, या फिर उत्प्रेषण। तो ये जो हैबियस कॉर्पस है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये रिट दी गई थी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रिट से संबंधित मैंने क्लास कराई हुई है, आपने नहीं देखा है देख सकते हैं। 59th क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन ए है 3 जून 1947 को, ऑप्शन बी 3 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी है 3 अगस्त 1947 को, या फिर ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 1947 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
3 जून 1947 को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? कनिष्क, अजातशत्रु, कलाशोक या फिर अशोक हैं? तो देखिए तीसरी बौद्ध संगीति परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। इस समय अशोक थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ याद रखनी है। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और लास्ट वाली चौथी कुंडलवन में हुई थी। ध्यान ये रखना है फिर कौन कौन से पहले उसमें जो शासक हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति में अजातशत्रु रहते हैं, दूसरी में कालाशोक रहते हैं और फिर इसमें अशोक रहते हैं और उसके बाद कनिष्क रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद रखना होगा। 61st क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए है 86th अमेंडमेंट 2002 का, 85th अमेंडमेंट 2001, 84th अमेंडमेंट 2001 या फिर 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। देखिए 86th अमेंडमेंट 2002 में होता है, जिसके जरिए से जो प्राथमिक शिक्षा है इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 21A। ठीक है, ये घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष, यहाँ पर एज जरूर याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बना के कंफ्यूज किया जा सकता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 21A में दिया गया है। 62nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक है? विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन बी है कंठे महाराज, ऑप्शन सी है पंडित विकास महाराज, ऑप्शन डी श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पंडित विकास महाराज ये अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक हैं, जबकि विष्णु नारायण भातखंडे शास्त्रीय गायक हैं, कंठे महाराज तबला वादक हैं, श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी ये शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। 63rd क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेश यात्री कौन था? इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान या फिर मेगस्थनीज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाहियान। 64th क्वेश्चन देखिए, थोलू बोमलता एक है, ऑप्शन ए एक प्रकार का लोक संगीत, ऑप्शन बी एक प्रकार का लोक नाटक है, ऑप्शन सी एक प्रकार का लोक उत्सव है, ऑप्शन डी एक प्रकार का छाया रंगमंच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय छाया रंगमंच है। 65th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारी जो संविधान है उसमें 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है शेड्यूल 7 में। ठीक है, कौन कौन सी सूची है? यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और तीसरी करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, फिर केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया नियम ही लागू होगा। अब यहाँ पर कृषि, शिक्षा, वन और आपराधिक प्रक्रिया में से बताना है कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो एग्रीकल्चर या फिर कृषि ये स्टेट लिस्ट में आता है, बाकी सारे किस में आएंगे? ये शिक्षा, वन, आपराधिक प्रक्रिया सब समवर्ती सूची के विषय हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी? यूपी, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी होगा, राजस्थान से। 67 क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे तो ओडीओपी दिया गया है यूपी का। देखते हैं मैनपुरी, मथुरा, रायबरेली और फर्रुखाबाद का ओडीओपी क्या है। मैनपुरी का हो जाएगा वन प्रोडक्ट, तारकशी कला। मथुरा का है सैनिटरी फिटिंग, रायबरेली का कास्ट कला है, वुडक्राफ्ट, फर्रुखाबाद का टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, वस्त्र छपाई। सही उत्तर होगा 1324, ऑप्शन ए में दिया गया है। 68 क्वेश्चन में है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त की गई। सेकंड है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर संघ को 3 वर्ष के लिए एनओसी प्रदान कर दिया है। और थर्ड स्टेटमेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने 24 सितंबर 2024 को भारत के युवाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की रक्षा के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 शुरू किया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला गलत है।
क्योंकि सितंबर 2024 होगा जब नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 69वां क्वेश्चन देखिए, 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? फ्रांस, यूएसए, ब्राजील या फिर रूस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या आयोडीन 131? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के, जो ब्लड कैंसर है इसके ट्रीटमेंट के लिए। 71वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। पहला जो स्टेटमेंट है एक ही दिया गया है। इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा? प्लाज्मा आर्क, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस या इंसिनरेशन? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें ये होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्लाज्मा आर्क। इसमें क्या होता है, जो खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा होता है इसका निपटान किया जाता है, पूरी तरह से कचरा नष्ट भी हो जाता है। एक कम प्रदूषणकारी प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नहीं बनते हैं। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? एस.आर. राव को, ए.ई. डगलस को, कर्नल पी.एम. टेलर को या ओ.जी.एस. क्रॉफोर्ड को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नल पी.एम. टेलर को। 73वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यूपी, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो शीर्ष वृद्धि करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ है, सेकंड नंबर पर यूपी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और थर्ड है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें एमपी नहीं है। 74वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या फिर रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर ने। 75वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनका बर्थ प्लेस दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का उन्नाव दिया गया है, ये बैजे गांव उन्नाव इनका जन्मस्थली है। पंडित राहुल सांकृत्यायन का पंदहा आजमगढ़ है, ना कि प्रयागराज है। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी है। वृंदावन लाल शर्मा का झांसी है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखिए, अवध का जो नागरिक विद्रोह है यूपी राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो पूर्वी क्षेत्र में 1799 में विद्रोह हुआ था उसे अवध का नागरिक विद्रोह बोलते हैं, वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र। 77वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है? 8,000 रुपए, 10,000, 6,000 या फिर 9,000 रुपए? 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी ये योजना, और हम लोग कौशल विकास दिवस जो भी ये है तो इसके लिए जो 15 जुलाई को मनाते हैं 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 78वां क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सोर्सेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हैं, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से देखेंगे। इसमें फंडामेंटल राइट, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है बताना है। सिंगल सिटीजनशिप ली गई है ब्रिटिश संविधान से, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, और फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है रसिया से। सही हो जाएगा उत्तर 2143, ऑप्शन डी में दिया गया है। 79वां क्वेश्चन देखिए, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक टेक्निक है? पानी, शोर, वायु या फिर मृदा? तो ग्रीन मफलर कहाँ लगाए जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, शोर वाले क्षेत्र होते हैं, तो क्या होता है, आपने रोड के साइड पे देखा होगा लाइन से पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। तो 4 से 6 पंक्तियों में इन पौधों को लगा करके जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसे कम किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मफलर की तरह, मतलब ग्रीन मफलर बोलते हैं जो शोर को कम करें। 80 प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग हम लोगों ने 80 प्रश्न अब कर लिए, बाकी के प्रश्नों को आगे देखते रहिए। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? सहारनपुर,
सोनभद्र, बलिया, शामली। देखिए सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, केवल हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा बनाता है, करेक्ट होगा। फिर जो बलिया है ये बिहार से, और जो शामली है ये सबसे हो जाएगा पश्चिमी जिला, वेस्टर्न मोस्ट है, हरियाणा से सीमा साझा करता है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, बिहार से सीमा बनाता है। 81st क्वेश्चन है, द बैक्टीरियम कॉल्ड साल्मोनेला बैसिलाई इज द कॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, कॉलेरा डिजीज, फूड पॉइजनिंग और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका राइट आंसर होगा जो फूड पॉइजनिंग होती है वो साल्मोनेला बैसिलाई की वजह से होता है। 82nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कुछ योजनाएं दी गई हैं और आजकल तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई, बिल्कुल सही है, ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नमामि गंगे कार्यक्रम ये 2014 जून 2014 में शुरू हुआ, ये गलत है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। ठीक है, तो ये दो योजनाएं, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक ही दिन याद रखना है, 9 मई 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 और नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में शुरू हुआ। 83rd क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, यहाँ पे संघ वर्ड यूज हो जाए वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो प्रारूप समिति है इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 84th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है एफिड्रीन, ऑप्शन बी है एम्फीटेमिन, ऑप्शन सी है केटामाइन या फिर ऑप्शन डी है मेथाक्वेलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एम्फीटेमिन यूज होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो एक तरह की ड्रग है जो किसके लिए यूज होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए। 85th क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राज तरंगिणी में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है। पंडेथन मंदिर के बारे में, मामलेश्वर शिव मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर या फिर अवंती स्वामी मंदिर। तो मामलेश्वर शिव मंदिर इसका सही होगा, मामलेश्वर शिव टेम्पल। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में है और यह मंदिर 400 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था। इसका उल्लेख हमें संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राज तरंगिणी में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ, इसकी सरायकेला शैली किस राज्य में प्रचलित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो सरायकेला छऊ ये जो है ये झारखंड का, ऑप्शन ए है। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ है। ठीक है, एक मुखौटा नृत्य होता है छऊ, याद रखिएगा, इसमें मयूरभंज छऊ के कलाकार मुखौटे नहीं पहनते हैं। ठीक है। 87th क्वेश्चन देखिए, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर ऑप्शन डी है ग्रीन पीस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है। मलेरिया, पेलाग्रा, खसरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो मेंटॉक्स टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं इसे। 89th क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। कन्नड़, तमिल, फारसी या फिर संस्कृत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये संस्कृत में लिखा गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय का है ये एहोल अभिलेख। कर्नाटक के बीजापुर के मेघुती मंदिर के पश्चिमी दीवार पर ये पाया गया है। कहाँ पर, कर्नाटक के बीजापुर में। इसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत है और लिपि इसकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। इस अभिलेख को रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, मानसून सत्र की अवधि क्या होती है। मई से जुलाई, जून से अगस्त, अगस्त से अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के लिए बुलाते हैं। 3 सत्र होते हैं ये, एक वर्ष में लगभग 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र है जो फरवरी से मई चलता है, बजट सत्र। नेक्स्ट आता है मानसून सत्र, ये
जुलाई से सितंबर तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर चलता है। तो मानसून सत्र कब चलेगा? जुलाई से सितंबर। 91st क्वेश्चन देखिए, जो यूपीएसएफआर रिपोर्ट है 2023 उसके अनुसार बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो बताना है इसमें किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5% है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का, मीडियम ओपन फॉरेस्ट का, ओपन फॉरेस्ट का या फिर झाड़ियों का। तो देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा? 1.12% वेरी डेंस वाले का। फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट का कितना है? 1.66 है। जो ओपन फॉरेस्ट है उनका एरिया है 3.46%। तो राइट आंसर क्या चुनेंगे? 3.5 पूछा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। झाड़ियाँ कितना है यूपी में? तो 0.27%, याद रहेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वेरी डेंस कितने हैं? 1.12%, पहला हो गया। मीडियम डेंस फॉरेस्ट है 1.66%, ओपन फॉरेस्ट 3.46% और जो झाड़ी हैं वो कितनी? 0.27% है। ठीक है। 92nd क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया था? तो लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात की जा रही है वर्ल्ड के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो 27 सितंबर 2024 तक पूछा गया। तो भारत बना है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो नया जो एग्रीकल्चर डेटा उसके अकॉर्डिंग बताना है। दोनों स्टेटमेंट देखिए कौन से करेक्ट हैं। भारत में यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब मसालों के उत्पादन में 3 लीडिंग स्टेट हैं और शहद के उत्पादन में एमपी, राजस्थान और गुजरात हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। मसालों में कौन है? सबसे पहले मसालों में याद कीजिए, पहले नंबर पर एमपी आएगा, एमपी, सेकंड राजस्थान है, थर्ड गुजरात है। तो ये आपस में ऐसे मैच कर लीजिए। शहद में कौन है? सबसे पहले यूपी है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल है और थर्ड पंजाब है। 94th क्वेश्चन देखिए, नवीनतम खनिज डेटा 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें ये पूछा कि कौन सा नहीं है, ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में, चीन सीमेंट में है। ठीक है, चिली किस में है? ताम्रस्क में, ना कि मैक्सिको है। रूस हीरा में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 95 देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेंगे? 2025, 2026, 2027 या 2030 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 2026 तक। 96 क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ मिनरल्स हैं, दूसरी तरफ फर्स्ट रैंक स्टेट हैं इन देयर रिजर्व्स। हीरा, सोना, ग्रेफाइट और लिग्नाइट में बताना है। तो डायमंड में हो जाएगा एमपी, गोल्ड में कर्नाटक है, ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश है और लिग्नाइट में तमिलनाडु है। राइट आंसर है 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी में दिया गया है। 97th क्वेश्चन है, जो नया एग्रीकल्चर डेटा है उसमें रॉन्ग करें, रॉन्ग कौन सा ऑप्शन है वो देखना है, गलत विकल्प पूछा गया। पहला ऑप्शन है, भारत में गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 लीडिंग स्टेट हैं। भारत में चाय के उत्पादन में असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। गेहूं के उत्पादन में यूपी, एमपी और पंजाब है। ऑप्शन डी में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो देखिए, तो गन्ने और चीनी के उत्पादन में यूपी फर्स्ट नंबर पर है, महाराष्ट्र सेकंड है, कर्नाटक थर्ड है, सही है। चाय के उत्पादन में असम फर्स्ट है, वेस्ट बंगाल सेकंड है और तमिलनाडु तीसरा है, ना कि सिक्किम है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में थर्ड रॉन्ग दिया गया है। गेहूं में यूपी, एमपी और पंजाब 3 लीडिंग स्टेट है। 98 क्वेश्चन देखिए, यूपी बजट 2025-26 के संबंध में सही कथन बताइए। पहला, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेकंड है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है वो समझिए, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत जो प्रोत्साहन राशि है वो 650 करोड़ रुपए दी गई है, ना कि 500। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन जो माइक्रो इरिगेशन योजना है, इसके तहत 720 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 99th क्वेश्चन है, इसमें एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। असर्शन है, 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हुए। मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था।
इसका कारण है क्योंकि मेक इन इंडिया को भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 456.7 गीगावाट है और जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान 47% है, लगभग 209.4 गीगावाट। सेकंड है, भारत में 800 जिलों में 5G सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही भारत नेट योजना के तहत 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुंचाया जाएगा। थर्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई तथा जल जीवन मिशन से 15.3 करोड़ परिवार अर्थात 79.1% लाभान्वित हुए। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 101st क्वेश्चन है, भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत नेट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2015, 2011 या फिर 2016? तो भारत नेट कब लॉन्च किया गया? 2011 में। ठीक है, याद रहेगा। 102nd क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया? ऑप्शन देखिए, कंबोडिया, गाम्बिया, ईरान या फिर भारत। राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें भारत होगा। 103rd क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा के बारे में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। सेकंड है, इस मसौदे का उद्देश्य भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास को गति देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 104th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ और इस सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलत है। तो कब शुरू की गई ये योजना? अगस्त 2023 में, 25 अगस्त को। तो इसमें लखपति दीदी सम्मेलन योजना का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था और इस सम्मेलन में 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी है, यह अवार्ड 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दिया गया था। थर्ड है, कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों CPSEs में सर्वाधिक CSR खर्च करने वाली कंपनी रही। डी है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। इसमें देखिए इनकरेक्ट होगा ऑप्शन बी। तो ये अवार्ड 9वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दिया गया, 9th होगा। 106 क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है, या यूरोप का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है और आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। 107th है, इसमें बताना है भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, 12 फरवरी 2025 को श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मैक्रों ने मार्सिले में संयुक्त रूप से भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। बी है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान मार्सिले में महावाणिज्य दूतावास खोलने के निर्णय की घोषणा की गई थी। सी है, महावाणिज्य दूतावास के पास फ्रांस की दक्षिणी भाग में 4 फ्रांसीसी प्रशासनिक क्षेत्रों का वाणिज्य दूतावास क्षेत्राधिकार होगा और ऑप्शन डी, फ्रांस का यह क्षेत्र व्यापार, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए जो गलत है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो जुलाई 2023 में, ना कि जुलाई 2024 में। तो ईयर गलत है, बाकी सब सही है। 108th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू की? अमेरिका, यूक्रेन, मोरक्को या फिर मैक्सिको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। 109th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला
हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या फिर गोरखपुर में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काशी, वाराणसी में हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम एस्टैब्लिश होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्टेटमेंट, नेपाल के कामी रीता शेरपा 22 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसमें पृथ्वी दिवस कब होता है? पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। तो इस बार 2024 के अवसर पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। थर्ड है भारत पे ने 23 अप्रैल 2024 को नया ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही। 111th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डाउनी मिल्ड्यू मतलब तुलसीता रोग है, ये किस फसल में लगता है? जौ, मक्का, ज्वार या फिर धान में? तो तुलसीता रोग लगता है मक्के की फसल में। 112वां प्रश्न क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन थी? 20, 21, 22 या फिर 23? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 से 10 हेक्टेयर की जो भूमि होती है वो मध्यम जोत में होती है। अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 21.20% भूमि थी। तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या चूज करेंगे? 21, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 113th क्वेश्चन, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को उस भूमि की क्या कहते हैं? सस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर इफिशियंसी या फिर नन ऑफ दीज? तो इसे बोलते हैं सस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की जो संख्या है वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। 114th क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2016, 2015, 2014 या फिर 2018? तो पूसा कृषि को लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए 2016 में। अगले प्रश्न में बताना ट्रिटिकेल क्या है? एक प्रकार का खरपतवार है, वीड है, या प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, एक प्रकार का कीटनाशक है, समुद्री शैवाल है? तो देखिए, गेहूं और राई इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, जिसके जरिए से एक नई स्पीसीज बनी, उसको बोल रहे हैं ट्रिटिकेल। वो क्या है? ट्रिटिकेल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक तरह की स्पीसीज है जो कि मेजर फूड क्रॉप की है। 116th क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उनका स्टेट या यूनियन टेरिटरी दी गई है। घाट प्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। संजय सरोवर प्रोजेक्ट ये चल रहा है, एमपी का है। नीमू बाजगो परियोजना लद्दाख की है। पश्चिम पाद परियोजना तेलंगाना की है। राइट आंसर 1324 ऑप्शन ए करेक्ट है। 117th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं? असम, वेस्ट बंगाल या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? सारे देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी कौन सी है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 4 राज्यों का एक समूह है, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, किस देश को स्पर्श करता है? तो देखिए, सिक्किम हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर चीन? तो देखिए, सिक्किम किससे किससे? देखिए, इधर भूटान होगा, इधर नेपाल है और ये चाइना। सिक्किम यूं है ना, तो सिक्किम इनसे बनाता है। अब यहाँ पर देखेंगे असम, तो असम ना इससे बनाता है ना इससे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? जब मैप ना याद आए तो ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। हमारे पास बचा फिर क्या हो जाएगा? भूटान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मैंने पूरे 8 राज्य ना जाने कितनी बार आप लोग को बताया है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार। देखिए, सबसे पहला गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ पर कौन सा राज्य नहीं है? तो त्रिपुरा। अब पूछा गया कौन सा राज्य है, तो वो त्रिपुरा है। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, बिहार से तो गुजरती ही नहीं। अगला प्रश्न है, अबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? बहरीन, किर्गिस्तान, लाओस या फिर नाइजीरिया? तो बहरीन क्या है? बहरीन की राजधानी मनामा होगी, बहरीन देश है। किर्गिस्तान की बिस्केक है, लाओस की वियंतियाने है, नाइजीरिया की अबुजा है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बारालाचा पास, दिफू अरुणाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में दिया गया, सही है। दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, ना कि उत्तराखंड में। सही उत्तर यही होगा। जेलेपला सिक्किम में, जेलेपला, नाथुला सब सिक्किम में है। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के बाएं तट से आकर के मिलने वाली अंतिम नदी है?
तो गंगा ऐसे फ्लो कर रही है। इधर से आने वाली नदियाँ सारी कौन सी, बाएं तट से, तो इसी में सबसे अंतिम नदी पूछी गई है, कौन सी है? गंडक, गोमती, कोशी, महानंदा। सही उत्तर ऑप्शन डी है, महानंदा होती है। बाएं तट से सबसे पहले रामगंगा मिलेगी, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। महानंदा अंतिम है। दाएं तट से कौन सी मिलती है? यमुना और सोन मिलती है। 123 क्वेश्चन है, राजनांदगांव के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? लोहा इसके लिए, तांबा के लिए, मैग्नीज या फिर बॉक्साइट। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। लॉयस के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? सेलम है तमिलनाडु का, तांबा के लिए सोनामाखी झारखंड का है, मैग्नीज के लिए आदिलाबाद तेलंगाना है, और राजनांदगांव कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए है। ठीक है। 124 है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? 2016, 2015, 2017 या 2018? ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2015 में शुरू की गई। 125 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो देखिए अब इसमें एक एक करके देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क यूएसए, लेकिन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ये कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हमसे जिनेवा में पूछा गया है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 126 क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कृषि विकास और उत्पादकता में गति प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ऑप्शन सी एमएसएमई को सहायता देना, या ऑप्शन डी है निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें क्या शामिल नहीं है? इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल नहीं है। 127वां प्रश्न है, यूपी बजट 2025-26 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन है जीरो पॉवर्टी, ये क्या है? उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 2050 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, किसके लिए? जीरो पॉवर्टी के लिए। फिर है क्रिटिकल गैप्स योजना, इसके तहत 152 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए 1200 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सही उत्तर चुनेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 128 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीरीज देखिए और इसके ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से दिए गए हैं। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 26 होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, वो कौन सी है? 3, 37, 23, 95, 479, 28, 78, 20, 159, इनमें से बताना है। इसमें से जो गलत संख्या होगी वो हो जाएगी 2878। ठीक है, यहाँ पे सीरीज क्या होगी? तो यहाँ पर आना चाहिए 2879, बाकी सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कोई एक ऑड है, उसको सेलेक्ट करेंगे आरटीएस यूडब्ल्यूवी में, एक्सजेडवाई और पीएसक्यू में। इसका राइट आंसर होगा पीएसक्यू, क्योंकि सब में देखिए +1 हो रहा है, इसी तरह हो जाएगा। 131 देखिए, दिए गए शब्द को उसको हमें क्या करना है? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा बताना है, रेशियो, रेशनल, रेदर या फिर रेट। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले देख लीजिए कौन सा आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पर रेट आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखिए क्या आ जाएगा, रेदर है, और फिर रेशियो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे दो हैं जिनके ठीक पहले 1 और ठीक बाद में 3 है? ठीक है, तो क्या दिया गया है? पहले 2 होगा और बाद में 3। सबसे पहले देखिए 2 ये है, जितने उन सभी को मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर हम उसमें देखेंगे जिनके ठीक पहले 1 है और बाद में 3 है, तो 1, 2 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। 133 क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से वर्ड है जो टेक्निक वर्ड का यूज़ करके नहीं बना है? चेक, क्वीन, क्वांट या फिर एथनिक। तो इसमें क्वांट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एन आया ही नहीं है इसमें। 134 देखिए, जीवन जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित उसी प्रकार उम्मीद किससे है? दुख, दर्द, रोना या निराशा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निराशा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बोर को 10 से नोट करते हैं तो आफ्टर को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो बोर को देखिए 10 कैसे आ रहा है, इनकी सबकी जो प्लेस वैल्यू उनको ऐड करके 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे बोर का 2 + 15 ओ हो जाएगा, फिर आर का हो जाएगा 18
और 5 हो जाएगा ई का। 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, 4 से डिवाइड कीजिए 10 आ जाएगा। आफ्टर का इसी तरह करिए, ए का 1 होगा प्लस एफ का 6 हो जाएगा, टी का 20 है और ई का 5 है प्लस 18 है, आर का डिवाइड कर दीजिए 5 से आ जाएगा 12। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इस प्रश्न में बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 11 12 13 या फिर 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें 13 हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ऋतुओं को हिंदू महीनों के अनुसार कालानुक्रम में लगाना है, शिशिर, हेमंत, शरद या फिर वसंत। इन चारों को देखिए। तो देखिए सबसे पहले वसंत आता है, वसंत, फिर है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद शरद, हेमंत और शिशिर। तो वसंत, ग्रीष्म और फिर वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले वसंत आएगा, फिर इसके बाद शरद आएगा, हेमंत और शिशिर। अगला प्रश्न देखिए, गिनती के अक्षर 0 से 9 जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ेंगे। कितने ऐसे अक्षर हैं जो समान दिखाई पड़ेंगे? 2 3 4 5। तो देखिए 0 से 9 तक पूछा गया, पहला तो 3 होगा, इसका वाटर इमेज भी देखेंगे तो भी सेम होगा, 8 का भी सेम होगा और 0 का भी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 होंगे। इस सेट के लास्ट क्वेश्चंस हैं। पूछा गया है निम्नलिखित समूह में से कौन से इस 3 से भिन्न है, इंसेक्ट, कैटरपिलर, निम्फ या फिर लार्वा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीड़ा। ठीक है, देखिए कीड़ा, इसका क्या होगा, इनके जो जीव हैं उनके बच्चे दिए गए। तो जो इंसेक्ट है वो एक तरह का एनिमल ही है, और ये जो इल्ली जो दिया गया है कैटरपिलर है, ये बटरफ्लाई का है। ठीक है, तो इसमें कॉकरोच का निम्फ हो जाएगा, लार्वा किसका, इंसेक्ट का है, इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, वही राइट आंसर होगा। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड और तिरुवनमलाई। तो देखिए यहाँ पर कुछ शहर दिए गए हैं, तो तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड ये सारे कहाँ के हैं, केरल के शहर हैं, लेकिन तिरुवन्नमलाई ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। तो आज का ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी डाउट है आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्ट हैं, पीडीएफ कैसे परचेज करनी है कंफ्यूज हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, उन पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अपने कोर्स को बहुत अच्छे से जानकारी के साथ परचेज कर पाएंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए आपके लिए अब लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज और जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो जाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मिलती हूँ मैं ऐसी ही क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।